हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट रिवेन्यू एंड प्रोडक्शन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम एएफसी भी कहते हैं। दूसरा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जिसको एवीसी कहते हैं। और तीसरा एवरेज कॉस्ट, जिसको हम लोग ईसी कहते हैं। आगे बात करें सबसे पहला एएफसी यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। बट मैं आपको बता दूं, अभी तक आप लोग ने हमारा लेक्चर 1 देखा नहीं है तो पहले वो देख लीजिए, बिकॉज उस लेक्चर में मैंने फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है ना उसके बारे में बताया था। नहीं तो ये लेक्चर में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाली है। तो शुरुआत करते हैं इसके मीनिंग से कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता क्या है। सबसे पहले बात करूं फिक्स्ड कॉस्ट, जो लास्ट लेक्चर में बताया था, ऐसे खर्चे जब भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जो चेंज नहीं हो सकते। दैट्स व्हाई ऐसे कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब भी इस तरह की फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आउटपुट के साथ, यानी यूनिट्स के साथ। अब देखो, जब आप लोग है ना आउटपुट देखो तो एक चीज दिमाग में आ जानी चाहिए, यहाँ पे बात किसकी की गई है? यहाँ पे बात की है प्रोडक्शन की, यानी कि यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। आउटपुट यानी एक ही चीज प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करेंगे, जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस की है प्रोडक्शन के दौरान, तो हमको क्या मिलेगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, और आपको बता दूं मैं, इनवर्स रिलेशनशिप होती है आउटपुट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में। इनवर्स रिलेशनशिप देखो, आउटपुट समझो तो याद रखना इसका मतलब होता है प्रोडक्शन। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को तुरंत इफेक्ट करता है। प्रोडक्शन बढ़ने पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होता है। क्यों पता है? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स है, वो तो बदलने वाला नहीं है। बदलेगा तो क्या बदल सकता है? प्रोडक्शन बदल सकता है। और प्रोडक्शन के बढ़ने से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होता है और प्रोडक्शन के कम होने से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ता है। आपको और डिटेल में समझाता हूं। ठीक है, देखो यहां पे एक फॉर्मूला देके रखी है। फॉर्मूला क्या है? एएफसी इक्वल्स टू टीएफसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, या तो हम कहेंगे यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यानी जो भी प्रोडक्शन के है। अब मान लो हमारा बिजनेस है और इस बिजनेस के अंदर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है 100 रुपए। 100 रुपए मतलब कि वो फिक्स्ड है, चाहे हम प्रोडक्शन करें या ना करें, ये खर्चा तो होने ही वाला है। ठीक है, तो अब उसके अंदर हमने प्रोडक्शन कितने यूनिट का किया? 10। तो 10 यूनिट का किया तो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। अब मान लो फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम है, अब मैंने 10 की जगह पे 20 प्रोडक्शन किया। ठीक है, तो आपको पता है हमारा जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होता जाएगा। सेम चीज इसी पॉइंट में दी है कि व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, आउटपुट यानी प्रोडक्शन, जब जब आउटपुट यानी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जब जब आउटपुट डिक्रीज होगा तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होगा। देखो सिंपल रिलेशन है। क्यों ऐसा है? बिकॉज ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो कभी बदल नहीं सकता, वो तो सेम रहेगा। अगर प्रोडक्शन के बढ़ने और कम होने से कोई भी तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है तो वो होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है। प्रोडक्शन बढ़ा तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होगा, प्रोडक्शन कम हुआ तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा। देखो सिंपल चीज है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मतलब इसी के अंदर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस दिया है, बट वो मैं बाद में समझाऊंगा क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका फिगर और शेड्यूल देख लेते हैं। इसको शेड्यूल बोलेंगे, ये फिगर है। अब इसका शेड्यूल बनता कैसे है? तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, प्रोडक्शन जो इन यूनिट्स में है, फिक्स्ड कॉस्ट जो रुपीज में है, और एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो रुपीज में होता है। सिंपल चीज ध्यान से बता रहा हूं, देखना सब लोग। सबसे पहले प्रोडक्शन हमने 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 और 6 यूनिट का किया। आपको पता ही है हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट कैसी रहती है? सेम रहती है। चाहे मैं प्रोडक्शन 1 करूं या प्रोडक्शन 6 करूं, फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम। फिक्स्ड कॉस्ट बदलती नहीं है। अब क्या करेंगे? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे मिलता है? फिक्स्ड कॉस्ट को जब हम लोग प्रोडक्शन के साथ डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? एएफसी मिल जाता है। तो 100 डिवाइडेड बाय 1 तो आएगा 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 तो आएगा 50, 100 डिवाइडेड बाय 3 तो आएगा 33.3, और 100 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 25, 100 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 20, और 100 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 16.6। तो आप लोग एक चीज यहाँ पे नोट कर रहे हो कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, एएफसी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। यानी कि प्रोडक्शन बढ़ने पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या होता है? कम होता है। चलो अब हम लोग इसका डायग्राम कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूं। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो डायग्राम जरूर बनाना। सबसे पहले आप लोग बना दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको रिप्रेजेंट करना है यूनिट्स ऑफ आउटपुट, और वाई एक्सिस पे आपको बताना होगा एएफसी जो रुपीज में, यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्शन 1 से लेके 6 तक था, तो मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 और 6, और वहां पे
एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहां से कहां तक है? देखो मैक्सिमम 100 है, मिनिमम 16.6 है। तो मैंने क्या किया पता है, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस छोड़ दिया 20-20 के गैप में, क्योंकि मेरे को 100 तक चाहिए था। तो मैंने 20, 40, 60, 80, 100 के बीच में इक्वल डिस्टेंस छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को। सबसे पहला प्रोडक्शन जब 1 था तो हमारा AFC कितना था, 100, यानी यहां पे मैं एक पॉइंट को प्लॉट करूंगा। फिर जब प्रोडक्शन 2 हुआ तो हमारा AFC यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना हुआ, 50 हो गया। ठीक है, तो सीधा कम होके यहां पे आ गया 50। फिर जब प्रोडक्शन 3 हुआ तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया, 33.3। तो यहां पे हम लोग प्लॉट करेंगे पॉइंट को 33.3। फिर प्रोडक्शन 4 हुआ, ये हो गया 25, तो इससे थोड़ा सा कम। ठीक है, फिर जब प्रोडक्शन हुआ 5 तो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहां पे पॉइंट कर दिया। और आखिर में जब 6 हुआ तब प्रोडक्शन 6 यूनिट्स का होने पे जो AFC है वो हो गया 16.6। अब हम लोग इन सारे पॉइंट्स को ना पेंसिल से आप लोग कनेक्ट कर देना, और विदाउट स्केला इसको फ्री फ्लो में ही कनेक्ट किया जाता है। चलो, तो आप लोग यहाँ पे क्या देख सकते हो, इसका जो स्लोप है ना वो नेगेटिव है, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। इस स्लोप को हम लोग नेगेटिव कहेंगे। और ये जो कर्व मिला ना उसको हम लोग AFC कर्व कहेंगे, या तो आप इसको कहो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। बोलो, आपको क्लियर हो गया ये डायग्राम कैसे बनता है? बहुत ईजी था। अब मैं आपको ये वाला डिफरेंस बताऊंगा कि फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं, वो जाननी जरूरी है। सबसे पहले, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी बदलती नहीं है। ठीक है, आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही रहती है। इट इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल बेस। और हमने जब लास्ट वीडियो देखा था फिक्स्ड कॉस्ट का तो उसमें देखा था कि फिक्स्ड कॉस्ट कुछ इस तरह से होती है, मतलब कि ये जो एक्स एक्सिस है इसको बेस बोलते हैं, उस बेस के पैरेलल में चलती है। जबकि जो AFC होता है ना, वो AFC कैसा होता है, AFC कुछ इस तरह से होता है, मतलब ऊपर से नीचे, मतलब डिक्रीज हो रहा है वो ग्रेजुअली, थोड़े थोड़े टाइम में वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट ये सिचुएशन क्या दी है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो क्या होता जा रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही है बट उसका प्रोडक्शन बढ़ने पे सीधा इफेक्ट होता है AFC पे। AFC जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। ये था AFC और ये था FC, यानी कि हम लोग इसको TFC भी कह सकते हैं, FC भी कह सकते हैं। ये था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो कैसा था, कांस्टेंट था, बेस के सामने पैरेलल था, मतलब ये बेस है उसके सामने हॉरिजॉन्टली पैरेलल था। जबकि AFC कैसा होता है, वो डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ जाता जाएगा। इस वजह से हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि इसका कर्व कैसा होता है, नेगेटिव होता है। किसका कर्व? AFC का कर्व, यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व। तो एग्जाम में आपको ये भी लिख लेना, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बात करें। अब देखो, ये जो डायग्राम मैंने समझाया है ना, इसको आपको वर्ड्स में यानी इंग्लिश में पूरा लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। सिर्फ इतना बनाने से काम नहीं चलेगा। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया, उसको अपने ओन वर्ड्स में समझा देना, ये जो पूरा बताया ना उसको। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता क्या है? सिंपल चीज है। आप लोग ने ना वेरिएबल कॉस्ट के बारे में तो पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, लेक्चर 1 में। क्या था उसमें? कोई भी ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने और कम होने से बदलती है, यानी कि प्रोडक्शन में ज्यादा करूंगा तो मेरा खर्चा ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन जब मैं कम करूंगा तो मेरा खर्चा कम होगा। ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अब इसका एवरेज ढूंढना मतलब बहुत सिंपल है। जब हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ, यूनिट ऑफ आउटपुट यानी हो गया प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन के साथ डिवाइड किया जाता है तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसकी फॉर्मूला भी आप लोग याद रखना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है, AVC इक्वल्स टू TVC डिवाइडेड बाय N। ठीक है, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ आउटपुट के साथ, आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन के साथ, जिसको हम लोग N से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट यूनिट की है 200 रुपए और हम लोग बना कितना रहे हैं? 10 यूनिट, यानी कि मैं मान लो एग्जांपल देता हूँ 10 पेन बना रहा हूँ और वो 10 पेन बनाने का मेरा खर्चा कितना है? 200 रुपए। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे ढूंढा जाएगा कि टोटल मेरा 10 पेन बनाने के पीछे खर्चा कितना हुआ? 10 पेन ऊपर उसका खर्चा, तो हमको क्या मिलेगा? 20। तो 20 रुपए क्या हुआ? मेरी एक पेन बनाने का खर्चा हुआ, जिसको मैं वेरिएबल कॉस्ट कहूंगा। और ये कॉस्ट कैसी होती है?
बढ़ती और कम होती रहती है। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में देखते हैं, इसका फिगर और शेड्यूल देखते हैं। सबसे पहले आपको शेड्यूल में लिखना होगा प्रोडक्शन, जो इन यूनिट्स में है, जो है 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा टीवीसी। अब टीवीसी किस में है? इन रुपीज में। अब देखो जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे आपका टीवीसी बढ़ता जाएगा। जब प्रोडक्शन 10 था तो हमारा टीवीसी 100 था, प्रोडक्शन 20 हुआ, टीवीसी हुआ 160, प्रोडक्शन 30 हुआ 210, 360, 600 और 960। इस तरह से हमारा टीवीसी बढ़ता जाता है, यानी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाता है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है। आगे बात कर रहे एवीसी यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो हमको क्या मिलेगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो मिलेगा 10। ठीक है, देन आफ्टर 160 डिवाइडेड बाय 20 तो मिलेगा 8, फिर 210 डिवाइड बाय 30 तो मिलेगा 7, 360 डिवाइड बाय 40 तो हमको मिलेगा 9, और 600 डिवाइड बाय 50 तो हमको मिलेगा 12, और 690 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू 16। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल गया। जो कैसे मिलता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब प्रोडक्शन से डिवाइड करते हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलता है। आगे बात करते हैं आपको डायग्राम कैसे बनाना है। तो सेम चीज, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस बना दो और वाई एक्सिस प्रिपेयर कर दो, और नीचे यहाँ पे आएगा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और यहाँ पे आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो रुपीज में है। अब देखो यहाँ पे है ना, मेरे को 1 2 3 4 5 6 नहीं, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 और 60 आएगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन 10, 20, 30, 40, 50 और 60 है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम कितना है? 16। मिनिमम कितना है? मिनिमम है 7, तो मेरा 7 से 16 तो होना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2-2 के गैप छोड़े, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। अब हमको क्या करना है? पॉइंट्स को प्लॉट करना है। अब देखो सबसे पहले जब मेरा प्रोडक्शन था 10 तो सामने एवीसी कितना था? 10, यानी 10 के सामने 10, तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया। देन आफ्टर क्या हुआ? प्रोडक्शन जब 20 हुआ तो हमारा एवीसी कितना हो गया? 8 हो गया। प्रोडक्शन 20 तो एवीसी यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करेंगे 8। फिर प्रोडक्शन हुआ 30, एवीसी कितना हो गया? 7। 30 प्रोडक्शन पे एवीसी 7। मैं देखो अंदाजे से कर रहा हूँ, आप लोग प्रॉपरली करना स्केल का यूज करके। ठीक है, 40 के सामने 9, तो 40 के सामने 9, मतलब देखो अब ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट कर दिया। 50 के सामने कितना हो गया? 12, तो 50 के सामने हम लोग पॉइंट को प्लॉट करेंगे 12 पे। देन 60 जब हुआ प्रोडक्शन तब हमारा एवीसी कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट पे है 16, तो यहाँ पे मैंने डॉट कर लिया। अब इन सारे डॉट को फ्री फ्लो वे में कनेक्ट करने होंगे, स्केल का यूज मत करना आप लोग। ठीक है, ये देखो इस तरह से हमने कनेक्ट कर लिया। अब कनेक्ट करने के बाद हम लोग लिखेंगे ये कर्व कौन सा है? तो ये कर्व है एवीसी कर्व। ठीक है, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व देके रखा है, जो किस तरह से बन रहा है? एक तरह से हम लोग कह सकते हैं टिक शेप में है, यानी कि टिक जैसा दिख रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये था इसका डायग्राम। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता रहा हूं। देखो एवीसी डिक्रीजेस इन अ इनिशियल फेज। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? एवीसी यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है स्टार्टिंग के फेज में, बट आफ्टर अटेनिंग ऑप्टिमम लेवल। अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये जो लेवल देके रखा है ना, उसको ऑप्टिमम लेवल कहेंगे। ऑप्टिमम लेवल मतलब कि मैक्सिमम, उससे नीचे अब नहीं जा सकता। अब उसके ऊपर जा सकता है बट उसके नीचे नहीं जा सकता, इसलिए मैं इसको कहूंगा ऑप्टिमम लेवल। तो ये ऑप्टिमम लेवल देके रखा है। ठीक है, यहां लिख लेते हैं। अब आगे क्या कहा है? जब वो ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गया, उसके बाद उसने क्या किया? ऑप्टिमम लेवल को अटेंड कर लिया, वहां तक पहुंच गया। उसके बाद इट टेंड्स टू राइज, उसने बढ़ना चालू किया। बिकॉज इन द बिगिनिंग, क्योंकि बिगिनिंग में एक लॉ फॉलो हो रहा था जिसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न यानी कि वो फॉल वाला पीरियड को ये लोग इंक्रीजिंग रिटर्न कह रहे हैं। और जब उसने एक पॉइंट, इसको ऑप्टिमम पॉइंट कहेंगे, उसको टच कर लिया, उसके बाद उसने इंक्रीज कम होना चालू हुआ। ठीक है, तो जब इंक्रीज हुआ तो इसको कहा जाएगा लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। मतलब वो वापस पहले डिक्रीज होके फिर बढ़ रहा है, और ये वाले पॉइंट को मतलब स्टार्टिंग के फेज में वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। मतलब कि वो इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है स्टार्टिंग में। ठीक है, और ये वाले फेज को क्या कहेंगे? लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये दो लॉ अप्लाई हो रहे हैं। स्टार्टिंग में वो गिरेगा, एक ऑप्टिमम लेवल पे वो टच हो जाएगा, यानी कि एक मैक्सिमम लेवल पे, इससे ज्यादा अब नीचे जा ही नहीं सकता। उसके बाद वो वापस
ऊपर होना शुरू हो जाएगा, ग्रो करना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न कहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आखिरी टॉपिक पे, जिसका नाम है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट, जिसका हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो यहां पे देखे रखा है कि जब कोई भी बिजनेस या कोई भी फर्म जो प्रोडक्शन कर रही है, तो उसको ये जानना बहुत जरूरी है कि उस बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है। और आपको पता है, जब प्रोडक्शन करने का डिसीजन है, वो कोई भी फर्म कौन से बेसिस पे लेती है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्ट, क्योंकि उसको पता होना चाहिए ना कि एक प्रोडक्ट बनाने के पीछे उसका खर्चा हो कितना रहा है, वो प्रोडक्ट को लॉन्च करने मतलब मार्केट में बेचने के पीछे उसका कितना खर्चा हो रहा है, क्या सही में उसका प्रॉफिट बच रहा है कि नहीं बच रहा है, सारा खर्चा ही निकल रहा है। ठीक है, तो वो जानना बहुत जरूरी होता है। जो सिर्फ एक ही चीज से पता चलता है वो है एवरेज कॉस्ट। आगे बात करते हैं, इफ द एवरेज रिवेन्यू एक्सीड द एवरेज कॉस्ट। ध्यान से सुनना, एवरेज रिवेन्यू ज्यादा हो, रिवेन्यू मतलब होता है इनकम, जब बेचते हैं कोई भी गुड्स को तो इनकम मिलती है, तो उसको एवरेज रिवेन्यू कहते हैं। जब एवरेज रिवेन्यू ज्यादा है और एवरेज कॉस्ट कम है, मतलब कि रिवेन्यू ज्यादा, कॉस्ट कम, इनकम ज्यादा, खर्चा कम, तो क्या होगा, उस टाइम पे कोई भी प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि उसका इनकम ज्यादा हो रही है और खर्चा कम हो रहा है। और इसकी रिवर्स पोजीशन भी हो सकती है, जब मान लो कि एवरेज रिवेन्यू कम है और कॉस्ट ज्यादा है, मतलब इनकम कम हो रही है और खर्चा ज्यादा हो रहा है, इस सिचुएशन में ना प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेगा। बोलो क्लियर हुआ, सिंपल रिलेशन है इन दोनों के बीच में। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे दिया है कि एक ऐसा लेवल ऑफ प्रोडक्शन जहां पे एवरेज कॉस्ट और एवरेज रिवेन्यू एक जैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। क्या कहा, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रिवेन्यू कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो फॉर्म जो है उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे और उसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे। कि जब रिवेन्यू और कॉस्ट इक्वल है एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। और उस टाइम पे जो प्रॉफिट होता है फॉर्म का, वो कैसा होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, कुछ इतना अच्छा खासा नहीं होता। और हम लोग ये भी कहेंगे कि एवरेज कॉस्ट कर्व का जो शेप है वो कैसा है, यू शेप है, जो अभी हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है। बट उससे पहले हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो एवरेज कॉस्ट जो होता है वो कैसे मिलता है, जब हम लोग टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं टोटल आउटपुट के साथ, आउटपुट का प्रोडक्शन भी कह सकते हो, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एवरेज कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट की फॉर्मूला क्या है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट, ध्यान से सुनना, इसको एवरेज टोटल कॉस्ट एटीसी भी कहा जाता है और एसी भी कहा जाता है, जिसको हम एवरेज कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, जब एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यानी कि शॉर्ट में कहेंगे एटीसी इक्वल्स टू टीसी डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, क्लियर हो गया। टोटल कॉस्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसका मतलब क्या होता है, जब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करेंगे तो मिलता है टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट को जब डिवाइड किया जाता है प्रोडक्शन के साथ तो हमको मिल जाता है एवरेज टोटल कॉस्ट या तो फिर एवरेज कॉस्ट। क्लियर। यहां पे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज द टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स कॉमोडिटी इज ₹100 फॉर 5 यूनिट्स। मतलब एक कॉमोडिटी है जिसका नाम है एक्स, मतलब कि जब वो प्रोडक्ट बन रही है तो उसका टोटल 100 रुपए खर्चा हो रहा है 5 कॉमोडिटी बनाने के पीछे का। तो एवरेज कॉस्ट क्या हुआ, तो 100 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर क्या आएगा 20 रुपए। यानी कि ऊपर हमने क्या लिखा, हमने टोटल खर्चा लिखा, और नीचे क्या लिखा कि हमने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस किया, तो आंसर मिला हमको 20 रुपए। अब आखिरी इसका है डायग्राम, कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले देखना वही चीज, प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट लिखेंगे। ठीक है, अब एवरेज टोटल कॉस्ट बोलो या एवरेज कॉस्ट बोलो, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन 1 2 3 4 5 6 7 है प्रोडक्शन यूनिट्स। उसके बाद टोटल कॉस्ट, खर्चा टोटल कितना था, तो देखो जब एक यूनिट प्रोड्यूस किया तो मेरा खर्चा हुआ 15, दूसरा यूनिट प्रोड्यूस किया तो मेरा खर्चा हुआ 26, तीसरा किया तो 30। इस तरह से जैसे जैसे मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैं अपना उत्पादन बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे मेरा टोटल खर्चा भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब कुछ नहीं है, एवरेज टोटल कॉस्ट सिंपल है, 15 डिवाइड बाय 1 करो तो मिल जाता है 15, वो हमको मिला एवरेज टोटल कॉस्ट। 26 डिवाइड बाय 2 करो 13, 30 डिवाइड बाय 3 करो 10, 40 डिवाइड बाय 4 करो 10, 60 डिवाइड बाय 5 करो 12, 90 डिवाइड बाय 6 करो 15 और 126 डिवाइड बाय 7 करो 18। तो ये हमको मिल गया एवरेज टोटल कॉस्ट।
यहाँ पे भी सेम एक्स एक्सिस बना दो, वाई एक्सिस बना दो। एक्स एक्सिस पे हमेशा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आता है, वाई एक्सिस पे आएगा एवरेज टोटल कॉस्ट जो होता है इन रुपीज में। तो सबसे पहले बात करें, जब हमारा प्रोडक्शन 1 है तो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट कितना है 15। तो हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, देखो 1 के ऊपर कितना होगा 15, यानी यहाँ पे। देन प्रोडक्शन हुआ 2, जब 2 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा खर्चा हुआ 13, तो यहाँ पे पॉइंट को प्लॉट किया। जब प्रोडक्शन हुआ 3 तो हमारा जो कॉस्ट है वो कितना हो रहा है 10 हो रहा है, यानी यहाँ पे मैं प्लॉट करूंगा। जब प्रोडक्शन हुआ 4 तभी भी हमारा खर्चा एवरेज कॉस्ट 10 ही आ रहा है। जब प्रोडक्शन हुआ 5 यूनिट्स का तो हमारा कॉस्ट जो है वो बैठ रहा है 12 का, एवरेज कॉस्ट 12 का है। जब प्रोडक्शन हुआ 6 यूनिट का तब हमारा एवरेज कॉस्ट बैठ रहा है 15 रुपए का, तो मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा। और जब प्रोडक्शन हुआ 7 यूनिट का तो हमारा एवरेज कॉस्ट बना 18। तो यहाँ पे एक दूसरे पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करना होगा। अब जब आप लोग पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो आप लोग देख सकते हो कि इसका जो डायग्राम है ना, इसका जो कर्व है उसको हम लोग कहेंगे एवरेज कॉस्ट कर्व, और इसका डायग्राम यू शेप में है। तो दोस्तों ये था हमारा एवरेज कॉस्ट, और यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट दिया है तो ये गलत देके रखा है, यहाँ पे बाय मिसप्रिंट ये लिख दिया है। बाकी ये कंसेप्ट हमने जो पढ़ा वो था एवरेज कॉस्ट का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और एक और चीज आपको मैं बता दूं कि हमने एक इकोनॉमिक्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर आप लोग अभी तक उस ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दिए, उसमें ज्वाइन हो जाओ, जिसमें हम लोग हर तरह की अपडेट्स उस ग्रुप पे प्रोवाइड करते हैं। हम लोग इसी तरह के वीडियो लेक्चर्स भी वहां पे प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।